आज का विषय है इंट्रूजन ऑन सिविलाइजेशन, लॉरिंग द एज ऑफ कंसेंट, एनालाइजिंग इट्स इम्पैक्ट। यह केवल एक कानूनी विषय नहीं बल्कि हमारे समाज, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा गंभीर सवाल है। इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करेंगे माननीय प्रियंक कानूनगो जी, सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आइए सुनते हैं प्रियंक कानून जी को। यौन संबंधों की सहमति की आयु 18 वर्ष से कम की जाए या ना की जाए, इस विषय पर एक बहुत शॉर्ट नोटिस में आप सभी को सूचना दी गई और आप सभी को ये बताया गया कि ये रिपोर्ट जो है एक प्रकाशित की जाना है और रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के आधार पे एक राउंड टेबल डिस्कशन। यहाँ उपस्थित आप सभी लोग और हम सभी की इकट्ठे होकर यहाँ जो संख्या बनी है वो ये बताती है कि ये विषय कितना गंभीर है कि कोई भी व्यक्ति जिसको सूचना लगी वो यहाँ आने से खुद को रोक नहीं सका। तो कोर्ट के बंद कमरों में डिस्कशन का विषय ये नहीं है, ये विषय लोगों के बीच जाने का विषय है कि हमारे बच्चे 16 साल की उम्र में सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित करेंगे या पढ़ाई करके अपना कैरियर बनाएंगे। हमारे बच्चों के स्कूल शिक्षा का केंद्र रहेंगे या उस आयु में बच्चे व्याभिचार की आदत डालेंगे। भारत का निर्माण जो आज भारत है वो एक दिन में नहीं हुआ। इस सभ्यता के विकास में हजारों सालों की लोगों की मेहनत है। और जब एज ऑफ कंसेंट की बात होती है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी और पूरी ताकत से ये कहना चाहूँगा कि भारत में महात्मा गांधी ने जो करके हमको दिया, वो महात्मा गांधी थे जिन्होंने सबसे पहले कहा कि यदि कम उम्र में लड़कियां बच्चों को पैदा करती हैं तो हम एक कमज़ोर पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। उस समय चाइल्ड मैरिजेस इतनी रैम्पेंट थी, समाज में इतनी स्वीकार्य थी कि गांधी जी खुद भी चाइल्ड मैरिज के विक्टिम थे और ये बात उन्होंने एक बार नहीं कई बार स्वीकार की है, कई बार दोहराई। और जब गांधी जी ये बात कहते हैं कि कम उम्र में लड़कियों की शादी करने से, कम उम्र में शारीरिक संबंध स्थापित होने से जो बच्चे पैदा होंगे वो कमज़ोर होंगे। आप ग्लोबल स्टडीज़, दुनिया की कोई सी भी समझदार लोगों की, वैज्ञानिकों की राय उठा के देख लीजिए, यदि अर्ली एज प्रेगनेंसी है तो हम कमज़ोर बच्चों को जन्म दे रहे हैं, हम भारत को एक कमज़ोर पीढ़ी की तरफ धकेल रहे हैं। गांधी जी भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए लोगों को एकत्रित करने निकले थे, ये बात सही है। अब गांधी जी के लिए कितना आसान होता कि समाज को उसकी तमाम बुराइयों के साथ स्वीकार करके ये बोलते कि तुम मेरे लिए 2 घंटे का काम करो, इस रैली में चलो अंग्रेज़ों के खिलाफ, बाकी तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो। लेकिन गांधी जी ने सामाजिक बुराइयाँ, खास तौर पे बाल विवाह जैसी बुराइयों के लिए संघर्ष इसलिए किया। जब बाल विवाह के बारे में गांधी जी लिखते हैं तो एकदम स्पष्ट लिखते हैं, यंग इंडिया में लिखते हैं, और वो लिखते हैं कि यदि नाबालगी में लड़कियों की शादी हो रही है तो ये उनके लिए स्वराज्य नहीं होगा। हम आज़ादी की लड़ाई केवल नहीं लड़ रहे हैं, हम भारत में स्वराज्य की स्थापना की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत में स्वराज्य की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक बच्चों की नाबालिग उम्र में शादियां होना रुकती नहीं। अब आप सोचिए ज़रा, क्या मैं इस सदन में मौजूद कोई व्यक्ति या बगल में संसद में मौजूद कोई व्यक्ति या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग या सुप्रीम कोर्ट में जिरह करने वाले वकील आज अपने आप को महात्मा गांधी से ज़्यादा समझदार पाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम में से कोई ये सोचे कि हम महात्मा गांधी से ज़्यादा बुद्धिमान हैं?
क्या हम में से कोई महात्मा गांधी से ज़्यादा देशभक्त हो सकता है? और यदि नहीं हो सकता तो महात्मा गांधी का किया हुआ अंडू करने की ताकत किसी के पास नहीं है। और जिस तरीके की तैयारी चल रही है, ये रिपोर्ट इसलिए बनाई गई, और इस रिपोर्ट का टाइटल मुझे संस्थाओं ने बताया। मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ नेटवर्क फॉर एक्सेस टू जस्टिस फाउंडेशन का, सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन का और शांति सुरक्षा और सद्भाव ट्रस्ट का, जिन्होंने समेकित प्रयासों से बेहद कम समय में हमको ये एक अस्त्र दिया। मैं इसको अस्त्र बोल रहा हूँ, इसको आयुध बोल रहा हूँ। ये युद्ध में काम होने वाला बारूद है, और ये युद्ध भारत की सभ्यता के खिलाफ है। ये युद्ध वैसा ही है जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पे आक्रमण किया तो सबसे पहले क्या किया? राजा दाहिर की हत्या करने के बाद राजा दाहिर की दोनों बेटियों को किडनैप करके, एब्डक्ट करके, ट्रैफिक करके विदेश ले गया मल्टीपल रेप्स के लिए। और मैं ये बात इतनी जिम्मेदारी से इसलिए कहता हूँ कि जो लोग मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास लिखते हैं वो उसमें ये भी लिखते हैं कि वो दोनों लड़कियां अपनी सहमति से कासिम के साथ गई थी। तो सहमति की कोई व्याख्या नहीं है। सहमति दबाव में, प्रभाव में, अभाव में किसी भी तरीके से ली जा सकती है। एक मुद्दे पे हमने डिस्कशन किया कि चाइल्ड मैरिजेस को हम नहीं रोक पाएंगे। अगर ये सहमति की आयु 18 से 16 हुई, मैंने खुद ने असम के लोगों के ऐसे एफिडेविट्स देखे हैं जो नोटराइज थे। उसमें लिखा था कि ये लड़का और लड़की की शादी हमने तय कर दी है, जब ये बालिग होंगे तब ये साथ रहेंगे। ये ट्रैफिकिंग है, हम इसको नहीं रोक पाएंगे। अगर यही सहमति की आयु होती 16 साल तो क्या हम इसको रोक सकते थे? तो क्या असम में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ 3000 FIR हो सकती थी? सारा पेट में दर्द इसी बात का है कि असम में चाइल्ड मैरिज कैसे रुक गई, कैसे डेमोग्राफी को बदलने के षड्यंत्रों को कानून की ताकत से रोका जा रहा है। एक और बात का जिक्र ये रिपोर्ट करती है, मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक बहुत मशहूर फैसला स्वरूपमा जी हमारे बीच में बताएंगी, पिंकी मैडम हमारे बीच में बताएंगी। इन लोगों ने वॉरियर्स की तरह वो मुकदमे लड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक नाबालिग लड़की की शादी को हाई कोर्ट ने केवल इसलिए जायज़ करार दे दिया था क्योंकि वो इस्लाम में मानती थी, क्योंकि उसका धर्म मुसलमान था। क्या केवल मुसलमान होने के कारण किसी लड़की के बलात्कार की परमिशन सहमति के नाम पे दी जा सकती है? क्या ये 2025 का भारत है? क्या ये आज़ादी के 77 साल बाद का भारत है? और इस प्रकार के केसेस के खिलाफ जब ऐसे एक्टिविस्ट ने आवाज़ उठाई, जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाके कहा, आप सब समझदार विद्वान लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके क्वेश्चन ऑफ लॉ बताया गया कि साहब देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ये शादी भले ही आपने वैध करार दे दी है, लेकिन पॉक्सो का क्वेश्चन ऑफ लॉ कौन सेट करेगा? पॉक्सो तो ये कहता है ना कि 18 साल के पहले किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने बात को स्वीकार करके कहा कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ हम किसी लेटर स्टेज पर डिसाइड करेंगे। फिलहाल के लिए हम एक ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर है, इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि इस प्रकार की दलील के आधार पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर के आधार पे कहीं और ऐसे ऑर्डर ना दिए जाएं। और उसके बाद क्या होता है ये रिपोर्ट बताती है। बहुत से लोग हमको अमेरिका बनने का सपना दिखाते हैं, और अमेरिका बनने का सपना दिखा के हमको शरिया की गोद में डाल देना चाहते हैं। भाई अमेरिका में ये सुप्रीम कोर्ट में लोग कह रहे हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं, मैडम आप तो जानती हैं, जिनको मनमोहन सिंह ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बना के रखा था, जो सरकार का पक्ष रखते थे, वो लोग कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि अमेरिका से पिछड़ गए हैं क्योंकि हम 16 साल में बच्चों को सेक्स नहीं करने दे रहे। क्या पागलपन है ये, क्या बकवास है ये? शादी की आयु 18 साल है, 16 साल में हम व्याभिचार की परमिशन दे दें, उसका परिणाम क्या निकलेगा? उसका परिणाम ये निकलेगा कि किशोरी बच्चियां, 17 साल की, 16 साल की लड़कियां
अपने बच्चों को जन्म दे रही होंगी। अमेरिका के तो आधे प्रांतों में अबॉर्शन पे रोक लगा दी गई है। और हम में से ऋषिकांत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आपको बता सकते हैं, देश विदेश घूमते हैं, अमेरिका जाते हैं। वहाँ एक बड़ी समस्या है कि नाबालिग उम्र की लड़कियाँ अपने बच्चों को पालने को मजबूर हैं। कल को आप यहाँ भी ऐसा कहोगे? कल को देखिए, सहमति पर जब एक बार बात सहमति बन गई कि 18 साल होना है, और भारत की संसद ने यह बात कह दी, अब भारत की संसद के बनाए हुए कानून में चोरी से फेरबदल करना, ये बात ठीक नहीं है। और ये रिपोर्ट अपने अंत में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरफ ले जाती है। आप प्लीज उसको देखिए और उस पर चर्चा करिए। ये रिपोर्ट जो है मद्रास हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव साइड दिए गए इस ऑर्डर की ओर आपका इशारा मैं कर रहा हूँ, उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बिल्कुल अंत में अनेक्सर बी, इसको प्लीज देखिए, इसको प्लीज देखिए। पॉक्सो कानून जो भारत की बेटियों को यौन दुराचार से, भारत के बेटों को यौन दुराचार से बचाने के लिए बनाया गया, उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से डाइल्यूट कर दिया गया। उसको डाइल्यूट करके यह कह दिया गया कि अगर लड़का और लड़की की उम्र 16 और 18 के बीच में है तो गिरफ्तारी नहीं होगी, और उसको किए हुए 2 साल से ज्यादा हो गए। आज जब सुप्रीम कोर्ट में तमाम लोग इस बात की बहस कर रहे हैं कि एज को 18 से 16 कर दो, इस बारे में कोई नहीं बोल रहा कि मद्रास हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो ऑर्डर है उसके रिपोर्टेशंस क्या हुए, उसकी फाइंडिंग्स क्या है, उसके बाद के परिणाम निकले, उससे कितनी लड़कियों को हमने रेप से बचा लिया, ये आके डाटा बताइए। ये कोर्ट में कोई नहीं बोल रहा। मैं बिल्कुल उद्वेलित करना चाहता हूं आप लोगों को। आप वो सब योद्धा लोग हो जो बच्चों के अधिकार के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। आप सबके हाथ में ये हथियार देने का उद्देश्य केवल इतना है कि ये बातें चौक चौराहों पर हों, ये बातें चर्चा में आए, ये बातें सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और आप में से भी कुछ लोग तैयार होकर के कोर्ट में जाके ये बोले कि मैं मेरे बच्चों को 16 साल की उम्र में यौन शोषण के लिए आपको परमिशन नहीं देने दूंगा। आज वक्त की आवश्यकता ये है, और ये बात समाज में जानी चाहिए। इस रिपोर्ट का मुझे आयोजकों ने बताया है कि हिंदी ट्रांसलेशन भी आने वाले 2-3 दिन में उपलब्ध हो जाएगा, तो फिर हमको मदद होगी। अब सारी बात आकर यहाँ पे रुकती है कि ये लोग जो हमको प्रगतिवादी के विरोधी बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि हम लोग पुरातनपंथी हैं। जो लोग 18 से 16 करने का विरोध कर रहे हैं, हमारे विरोध में मैडम केवल एक ही बात बोली जाती है कि हम सॉल्यूशन नहीं देते। संजीव भाई हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इनका एक रिसर्च पेपर इसमें लगा हुआ है। ये आईआईटी और आईआईएम से पास आउट है, ये डेटा साइंटिस्ट हैं। ये अपना काम धाम छोड़ के जो है सभ्यता को बचाने की लड़ाई में लगे हैं। उस रिसर्च पेपर को भी ज़रूर पढ़िए, क्या न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, और हम अपने भारत को किस प्रकार ब्रेन ड्रेन करने की तरफ ले जाएंगे यदि हम अपने बच्चों के हाथ में से कलम छुड़ा करके उनको ये बताना शुरू कर देंगे कि तुमको कलम के पहले कॉन्डम का यूज़ करना है। मेरी भाषा कई बार असंसदीय हो सकती है, ब्लंट हो सकती है, लेकिन अगर आज भी हम मान मर्यादा का, शर्म लिहाज का पर्दा करते रहेंगे तो फिर हम अपनी सभ्यता को नहीं बचा पाएंगे। ये सभ्यता पे सीधा प्रहार है। और जो लोग हमसे ये बोलते हैं कि हम केवल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, सॉल्यूशन नहीं बताते, उनके लिए एक सॉल्यूशन ये रिपोर्ट बताती है, और उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है कि पॉक्सो में जो अपराध होंगे और यदि वो किशोर अवस्था के बच्चे हैं तो उसका सॉल्यूशन जो है जेजे में है। किशोर न्याय अधिनियम उसका सॉल्यूशन देता है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 मुझे बताया है, इस रिपोर्ट की जो ऑथर्स में से हैं निधि शर्मा, ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की लंबे समय तक मेंबर रही, इन्होंने बताया है कि धारा 15 ये निर्दिष्ट करती है कि यदि नाबालिगी में किसी से कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो उसे नाबालिग की तरह ट्रीट किया जाए, और नाबालिग की तरह ट्रीट करके उसको छोड़ दिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी चार्जशीट के बाद उसको कन्विक्शन तक ले जाएं,
उसको छोड़ दीजिए। और उस पर कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं होता, जे पूरा का पूरा प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं कर रहा है। क्यों करेंगे? क्योंकि एजेंडा प्रभावित होता है। एजेंडा क्या है? ये निवेदिता जी यहाँ बैठी हुई है। अभी रिसेंटली मैं इनके साथ भोपाल में एक केस इंक्वायर करके आया हूँ। संजय भाई, विक्रम जी, नाबालिग स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को रैगिंग के नाम पर डराया गया, फिर हम रैगिंग से बचा लेंगे ये कह के प्रोटेक्शन दिया गया, और वो प्रोटेक्शन देने के बाद उनका रेप किया गया, उनको नशा दिया गया, रेप करके वीडियोग्राफ किया गया। यशराज जी, आपके मध्य प्रदेश की बात हो रही है। उनका रेप किया गया, वीडियोग्राफ किया गया, और वीडियोग्राफ करने के बाद जो है ब्लैकमेल करके इस्लाम में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। इस तरीके के कम्युनल जेंडर क्राइम जो हो रहे हैं, इस कम्युनल जेंडर क्राइम में एक भी क्राइम ऐसा नहीं है जिसमें लड़की की दबाव में, प्रभाव में या ग्रूम करके सहमति ना ली गई। हर केस में लड़कियों की सहमति ग्रूमिंग करके ली जा रही है। हम इस कम्युनल जेंडर क्राइम को नहीं रोक पाएंगे, और परिणाम में क्या होगा? एक कोर्ट का आदेश होता है और मणिपुर जल उठता है। ये कोर्ट के आदेश के बाद हम गांव गांव, गली गली, शहर शहर में सांप्रदायिक हिंसा को नहीं रोक पाएंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि भारत की सभ्यता विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समुदायों के, विभिन्न समाजों के ताने बाने से मिलकर बनी है। इसको इस प्रकार कोर्ट रूम में बैठकर तोड़िए मत। कम से कम जनता की आवाज़ सुनिए, लोगों की बात सुनिए। पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उसको शॉर्टकट से तोड़ने का काम मत करिए। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पाया।